हेलो गाइस। तो आज हम शुरू करेंगे अपना अगला यूनिट जिसका नाम है सीएनएस। सीएनएस को हम लोग चार पार्ट में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है वो इसमें आता है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। सेकंड पार्ट जो इसमें आता है वो है न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर जैसे पार्किंसोनिज्म। तीसरा जो इसमें टॉपिक आता है वो होता है एंटी साइकोटिक्स का। और चौथा और लास्ट टॉपिक होता है सीएनएस का ड्रग्स फॉर डिप्रेशन एंड मेनिया। तो हम लोग मतलब चारों में डिफरेंस ही पढ़ेंगे कि एपिलेप्सी क्या होती है, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, साइकोसिस क्या होती है, डिप्रेशन और मेनिया क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग आने वाले चैप्टर्स पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करते हैं, इसका नाम है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। तो एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि एपिलेप्सी होती क्या है। तो तुम सबने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा कि एपिलेप्सी क्या होती है। मैं यहाँ पे एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि एपिलेप्सी होता है अनकंट्रोल्ड इनवॉलेंटरी सीजर्स। अब सीजर क्या होते हैं? सीजर होते हैं इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, सडन जर्की मूवमेंट्स। जो जैसे लोग अगर इसे हिंदी में समझाएं नॉर्मल भाषा में, तो झटके आते हैं ना, सडन इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन जो होता है मसल्स का, वो होता है सीजर। और अगर वो किसी एक्सटर्नल कॉज की वजह से ना हो, वो अपने आप हो, मतलब बिना किसी रीजन से, तो उसको कहते हैं एपिलेप्सी। मतलब कि एवरी एपिलेप्सी इज ए सीजर बट एवरी सीजर इज नॉट एन एपिलेप्सी। समझ में आया कि सीजर किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, लेकिन एपिलेप्सी तब कहते हैं जब वो किसी एक्सटर्नल रीजन की वजह से ना हो, अपने आप बॉडी के अंदर ही कुछ ऐसे मैकेनिज्म्स हो जिसकी वजह से सीजर आ जाए, उसको हम लोग कहते हैं एपिलेप्सी। ठीक है। और सीजर होता क्या है? इनवॉलेंटरी जर्की सडन मूवमेंट्स, मोटर मूवमेंट्स। ठीक है। तो अब देखो, तो सीजर में होता क्या है? ब्रेन की ओवर एक्टिविटी होती है। तो ब्रेन की ओवर एक्टिविटी की वजह से सीजर होते हैं, क्योंकि इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, मसल के सडन जर्की मूवमेंट्स हो रहे हैं। ठीक है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा कि ब्रेन को डिप्रेस कर दो। अगर ब्रेन को डिप्रेस कर दोगे तो सीजर ट्रीट हो जाएगा। ठीक है। तो ब्रेन को डिप्रेस करने के हमारे पास चार तरीके होते हैं। एक कि जो इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल बढ़ा दो ब्रेन में। अब इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर सबसे फेमस कौन सा है? गाबा है, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड कि अगर इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसका लेवल कम कर दो ब्रेन में। ठीक है। उसका लेवल कम कर दो सीन्स में। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन तुम्हारे पास है ग्लूटामेट कम कर दो। थर्ड और फोर्थ दूसरे मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर और सोडियम चैनल के ब्लॉकर्स। ठीक है। तो हम लोग पहला मैकेनिज्म पढ़ते हैं, गाबा को बढ़ाने का तरीका। ठीक है। तो ये एक सिंपल सा डायग्राम है। ऐसे समझ लो कि ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। ये तुम्हारा गाबा वेसाइकल के अंदर था, अब ये गाबा बाहर आ रहा है और फिर अपने रिसेप्टर पे जाके ऐड कर रहा है। तो गाबा ऐड कैसे करता है कि जब गाबा रिलीज हुआ वेसाइकल से, तो गाबा अपने रिसेप्टर पे ऐड करके क्लोरीन का क्या कहते हैं इनटेक बढ़ा देता है तुम्हारे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में। क्लोरीन आने लगता है और जिसकी वजह से इनिबिशन होता है। तो अगर तुम्हें गाबा बढ़ाना है तो उसके कई सारे मैकेनिज्म होते हैं। जैसे पहला मैकेनिज्म तो ये है, पहला ऑप्शन कि गाबा को वेसाइकल में से रिलीज ही तुम ज़्यादा करवाओ। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि गाबा यहाँ पे पड़े पड़े बोर हो जाता है, तो फिर इसको एक एंजाइम है ट्रांसएमिनेज जो डिग्रेड कर देता है। तो अगर तुम इस एंजाइम को इनहिबिट कर दो तो गाबा लंबे समय तक यहाँ पे रहेगा, और लंबे समय तक यहाँ पे रहेगा तो अपना फंक्शन अच्छे से कर पाएगा। तो दूसरा ऑप्शन है ट्रांसएमिनेज को इनहिबिट करो। तीसरा ऑप्शन है कि गाबा जब पे रिलीज होता है तो थोड़े ही समय बाद कुछ गाबा तो डिग्रेड हो जाता है और कुछ गाबा वापस से अपटेक हो जाता है वेसाइकल के अंदर एक चैनल के थ्रू जिसका नाम है GAT1। तो तीसरा ऑप्शन है कि गाबा का रीअपटेक बढ़ा दो, अगर गाबा का रीअपटेक कम कर दो। तो अगर गाबा का रीअपटेक कम कर दोगे तो गाबा लंबे समय तक यहाँ पे रहेगा तुम्हारे न्यूरोनल क्लेफ्ट में। अगर ये न्यूरोनल क्लेफ्ट में लंबे समय तक रहेगा तो फिर अपना एक्शन भी प्रोलॉन्ग समय तक करेगा। ठीक है। चौथा ऑप्शन ये है कि देखो, पहला तो गाबा को रिलीज करो ज़्यादा, दूसरा उसका डिग्रेडेशन कम करो, तीसरा उसका रिअपटेक कम करो, चौथा कि तुम्हें गाबा से क्या मतलब है, सीधा उसके रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दो। जैसे गाबा अपना एक्शन कैसे कैरी आउट करता है? अपने रिसेप्टर को स्टिमुलेट करके। तो तुम सीधा गाबा पे एक्ट मत करो, सीधा उसके रिसेप्टर को ही स्टिमुलेट कर दो, तो फंक्शन तो वही होगा। ठीक है। तो ये तरीके होते हैं गाबा वाले ड्रग्स के। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं गाबा को रिलीज करवाने वाले ड्रग्स। तो इसके मेन दो एग्जांपल्स होते हैं, गाबापेंटिन और प्री गाबालिन। ठीक है। ये गाबापेंटिन और प्री गाबालिन ड्रग ऑफ चॉइस होता है कहाँ पे? न्यूरोपैथिक पेन में। न्यूरोपैथिक पेन मतलब कि जब तुम्हारे न्यूरॉन्स में पेन होता है। ये कहाँ कहाँ होता है? डायबिटिक न्यूरोपैथी में होता है और PHN में होता है। ठीक है। और ये ड्रग ऑफ चॉइस एक और जगह होते हैं जिसका नाम है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में। ठीक है। अब इनका जो मेन मैकेनिज्म है, जो गाबा का मेन मैकेनिज्म है, ये होता क्या है? कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर्स ही होते हैं। अब जैसे मैं हमें पढ़ा था कि चार टाइप के ड्रग्स होते हैं, गाबा बढ़ाने वाले, ग्लूटामेट कम करने वाले, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। तो इनका ओवरऑल मैकेनिज्म जो है वो इस तरीके से यही है, लेकिन ये इनडायरेक्टली काम करते हैं और ये हम डायरेक्टली ऐसे कुछ ड्रग्स पढ़ेंगे जो जाके कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। ठीक है।
तो हम लोग दूसरे टाइप के ड्रग्स पढ़ते हैं, मतलब कि गाबा को बढ़ाने वाले ही जो है गाबा ट्रांसएमिनेस का जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करने वाले ड्रग्स। तो उसका एग्जांपल है वीगाबैट्रिन। अब वीगाबैट्रिन तुम ऐसे याद रखो कि आखिरी में इसके आई एन आ रहा है, आई एन से इन्फेंट्स। इसका मतलब यूज कहाँ होता है, ये इन्फेंटाइल स्पैज्म में। इन्फेंटाइल स्पैज्म को और भी क्या कहते हैं, सलाम सीजर्स कहते हैं। इसमें जो इन्फेंट है बार बार सलाम ठोकता है, बार बार, मतलब उसके हैंड्स में इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ऐसा लगता है कि बार बार वो सलाम कर रहा है, ठीक है। तो इसको सलाम सीजर्स भी कहते हैं। इसके ईईजी में एक कैरेक्टरिस्टिक हिप्स एरिथमिया आता है, ठीक है। वीगाबैट्रिन का एक साइड इफेक्ट ये है, जैसे आईएन से तुमने याद रखा इन्फेंट, अब इसके शुरुआत के दो लेटर याद कर लो, शुरुआत के दो लेटर और आखिरी के दो लेटर। शुरुआत के दो लेटर क्या है, वी आई। तो वी आई से क्या होगा, विजुअल, मतलब इसका साइड इफेक्ट है विजुअल फील्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो साइड इफेक्ट यूज, साइड इफेक्ट यूज, ठीक है। विजुअल फील्ड कॉन्ट्रैक्शन, इन्फेंटाइल सीजर। तीसरे टाइप ऑफ ड्रग्स होते हैं जो रीअपटेक को कम करते हैं, मतलब उसके चैनल को ब्लॉक करते हैं, G81 को। तो उसका एग्जांपल है तुम्हारा टियागाबिन, ठीक है, टियागाबिन। अब आते हैं अगले ड्रग पे। अब चौथा, जो सीधा क्लोरीन के चैनल को ही स्टिमुलेट करते हैं, जो मतलब कि मैंने यहाँ बताया ना, सीधा इसके रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं और क्लोरीन का इंटेक बढ़ाते हैं तुम्हारे पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन में, ठीक है। तो इसके एग्जांपल हैं बारबिट्यूरेट्स, जिसमें आते हैं तुम्हारे फेनोबारबिटोन। फेनोबारबिटोन का ए साइड इफेक्ट होता है जो होता है हाइपरकाइनेशिया चिल्ड्रन में, ठीक है। अब जैसे इसमें बारबिट्यूरेट्स आ रहे हैं, वैसे इसमें बेंजोडाइजेपिन्स भी आते हैं। बेंजोडाइजेपिन्स में मेनली कौन कौन से ड्रग्स आते हैं इस कैटेगरी में, डीएलसी, डीएलसी, डायजेपाम, लोराजेपाम, सी से क्लोनाजेपाम और क्लोबाजाम। जिसमें से जो डायजेपाम है ये ड्रग ऑफ चॉइस है फेब्राइल सीजर के लिए, मतलब ऐसे सीजर जिसमें फीवर भी है, फेब्राइल सीजर। जो लोराजेपाम है वो ड्रग ऑफ चॉइस है स्टेटस एपिलेप्टिकस में, और इन दोनों में जो क्लोनाजेपाम है वो ड्रग ऑफ चॉइस है तुम्हारा एब्सेंस सीजर में, और क्लोबाजाम तुम्हारा ड्रग ऑफ चॉइस है लेनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम में, ठीक है। अब आते हैं अगले अगले पे। तो हमने पहला पढ़ा जो गाबा का अमाउंट बढ़ाए साइनेप्टिक क्लेफ्ट में, जिसमें से अलग अलग एग्जांपल्स है कि मैं या तो वेसिकल में से रिलीज करवा दो, या तो एंजाइम को इनहिबिट कर दो, या फिर चैनल को इनहिबिट कर दो, या तो इसके रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दो। अब आते हैं अगले पे, ग्लूटामेट की वैल्यू कम करें, ठीक है। तो ग्लूटामेट ब्लॉकर्स कौन कौन से होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एनएमडी रिसेप्टर ब्लॉकर और एएमपी रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है। इनका फुल फॉर्म याद करने की जरूरत नहीं है। एनएमडी रिसेप्टर ब्लॉकर का एग्जांपल है फेल्बामेट्स, और एएमपी रिसेप्टर ब्लॉकर का एग्जांपल है पेराम्पेनेल, फेल्बामेट, पेराम्पेनेल। अब इन दोनों का ही एक कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेल्बामेट। फेल्बामेट के साइड इफेक्ट होते हैं कि ये बोन मैरो सप्रेशन कराता है और लीवर डिजीज कराता है। इसको याद करने का तरीका है, जैसे एटीई आखिर में रहा है, एट मतलब क्या होता है, खाना, मतलब मैरो को खा गई, बोन मैरो सप्रेशन करा रहा है और ये लीवर डिजीज भी करा रही है, ठीक है। अब आते हैं अगले पे, जो होते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के भी दो टाइप होते हैं, एक एल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स और टी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो हम यहाँ पे टी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की बात करेंगे, जिसका एग्जांपल है इथोसक्सीमाइड। इथोसक्सीमाइड को सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस सीजर में ही यूज करते हैं, और एब्सेंस सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस भी ये नहीं है, ड्रग ऑफ चॉइस वाल्प्रोएट है एब्सेंस सीजर में। जैसे मैं यहाँ देखा कि एब्सेंस सीजर में हम क्लोनाजेपाम भी यूज कर सकते हैं और इथोसक्सीमाइड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, वाल्प्रोएट है, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस याद करना है और इतना जरूरी नहीं है, तो ये इतना जरूरी नहीं है। लास्ट हमारा आता है सोडियम चैनल ब्लॉकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में इंपॉर्टेंट ड्रग्स आते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, तो ये याद रखो, एक गाबा वाला इंपॉर्टेंट कैटेगरी और एक ये वाली इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, फर्स्ट और लास्ट, ठीक है। तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में मेनली कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, फेनिटोइन, सीबीजेड मतलब कार्बामाजेपिन, ऑक्स कार्बाजेपिन, टोपिरामेट, जोनिसामाइड, लेकोसामाइड, रुफिनामाइड। जिसमें से इंपॉर्टेंट ड्रग्स जिनको याद करने हैं वो है फेनिटोइन, कार्बामाजेपिन और थोड़ा बहुत टोपिरामेट भी देख लेना। अब देखो इसमें से जो इतनों ड्रग्स हैं इनके साइड इफेक्ट होते हैं रीनल स्टोन्स, ठीक है, क्योंकि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस के इनहिबिटर होते हैं। जो ये दोनों ड्रग्स हैं लेकोसामाइड और रुफिनामाइड, इसके ये न्यू ड्रग्स हैं और इसको यूज़ करते हैं हम लोग फोकल सीजर्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं टोपिरामेट की थोड़ी सी। टोपिरामेट थोड़ा एक न्यू ड्रग, ये भी एक मार्केट में आया है और इसके कई सारे यूज़ होते हैं, जैसे GTCS जनरल टोनिक क्लोनिक सीजर, इसमें इसका यूज़ होता है, फोकल सीजर्स, लेनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम, इस सब में इसका यूज़ होता है। और इसके कुछ यूज़ होते हैं जिसका हम एक निमोनिक बनाएंगे, COMB, ठीक है। तो ये अल्कोहल की क्रेविंग कम करता है, ये ओबेसिटी का ट्रीटमेंट होता है, ये माइग्रेन की प्रोफाइलैक्सिस में हम लोग दे सकते हैं, और ये बाईपोलर डिसऑर्डर में भी दे सकते हैं हम लोग। तो टोपिरामेट के कई सारे यूजेस हैं, तो फिर ये यूजेस आती कर लो, होगी बहुत काम आते हैं, कई जगह पूछे जाते हैं टोपिरामेट के यूजेस। COMB निमोनिक से क्रेविंग ऑफ अल्कोहल, ओबेसिटी, माइग्रेन और बाईपोलर डिसऑर्डर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कार्बामाजेपिन की या फिर ऑक्स कार्बाजेपिन की।
तो ये जो कार्बामाज़ेपिन है, ये हम लोग देते कब हैं? फोकल सीजर में देते हैं, जीटीसीएस में देते हैं, और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मतलब कि बिल्कुल नहीं देना है। कब नहीं देना है? एब्सेंट सीजर्स और मायोक्लोनिक सीजर में नहीं देना है। एब्सेंट सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस क्या था? वालप्रोएट था, ठीक है। और कौन कौन से ड्रग्स दे सकते हैं हम लोग? तो दे सकते हैं हम लोग, तो एक तो था शायद इथोसेक्सिमाइड और एक और कोई ड्रग था। तो अब आगे आते हैं कार्बामाज़ेपिन पे कि ये ड्रग ऑफ चॉइस होता कहाँ है। तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होता है दो जगह, फोकल सीजर में कार्बामाज़ेपिन ड्रग ऑफ चॉइस है, और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया में ड्रग ऑफ चॉइस है कार्बामाज़ेपिन। इसको लेकिन और भी जगह यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये इन दोनों जगह तो ड्रग ऑफ चॉइस है, मेन ड्रग ये है, लेकिन तुम इसे बायोपोर डिसऑर्डर और डायबिटीज़ इंसिपिडस में भी यूज़ कर सकते हो। डायबिटीज इंसिपिडस में ड्रग ऑफ चॉइस होता है डेस्मोप्रेसिन, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है? ये डेस्मोप्रेसिन क्या है? तुम्हारे तरीके से आर्टिफिशियल एडीएच का काम करता है। तो लेकिन हम लोग कार्बामाज़ेपिन भी कुछ लिमिट तक यूज़ कर सकते हैं डायबिटीज इंसिपिडस में, ठीक है। और बायोपोलर डिसऑर्डर का जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है वो क्या होता है? लिथियम होता है, जो हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अब इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं कार्बामाज़ेपिन के, जिसका निमोनिक है 4A से हम लोग याद रखेंगे, ए, ठीक है। तो पहला है कि ये ऑटो इंडक्शन है, मतलब खुद का ये एंजाइम का इंडक्शन है, जी जो एंजाइम इसका मेटाबॉलिज्म करता है उसको खुद ही इंड्यूस करता है, जिसका इससे मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, ठीक है। जो ऑक्स कार्बामाज़ेपिन है वो लेस स्ट्रॉन्ग ऑटो इंड्यूसर है, लेकिन जो कार्बामाज़ेपिन है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑटो इंड्यूसर है। अगले इसे एप्लास्टिक अनीमिया करवाता है ये। अगले इसे ये एडीएच की रिलीज को बढ़ा देता है, जिससे डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, क्योंकि अगर एडीएच बढ़ जाएगा तो एडीएच क्या करता है? एडीएच वाटर का लेवल ब्लड में बढ़ाता है, वाटर को क्या कहते हैं और ज़्यादा एब्जॉर्ब करवाता है किडनी से। तो अगर एब्जॉर्ब कराएगा तो फिर जो तुम्हारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे ब्लड में, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्लाज्मा बढ़ जाएगा ब्लड का, ठीक है। अगले इससे क्या है? ये एटैक्सिया कराता है, एटैक्सिया, वर्टिगो, निस्टैग्मस, ये सब कराता है ये, ठीक है। अब आते हैं इस सबसे मेन ड्रग पे, जो सोडियम चैनल ब्लॉकर से हम लोग को पढ़ना है। सबसे मेन ड्रग तुमको याद करना है वो है फेनिटोइन। फेनिटोइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पहले देख लो कि नॉन बायोइक्विवेलेंस होता है, मतलब कि इसमें मार्केट में जो दो, हमने वहाँ पढ़ा था ना जनरल फार्मा में कि दो बायोइक्विवेलेंस क्या होता है, हमने पढ़ा था ना कि दो ऐसे ड्रग्स, दो अलग अलग ब्रांड के ड्रग्स, मतलब सेम ही ड्रग होता है। जैसे फेनिटोइन मान लो कि दो अलग अलग ब्रांड ने बनाया है फेनिटोइन, अलग अलग नाम से बनाया है फेनिटोइन, तो वो बायो इक्विवेलेंट नहीं होते हैं जो मार्केट में आते हैं। कई सारे ड्रग्स बायो इक्विवेलेंट होते हैं, जैसे एस्पिरिन होता है, और कई सारे ड्रग्स बायो इक्विवेलेंट होते हैं। बायो इक्विवेलेंट होने के लिए क्या होना चाहिए कि लेस देन इक्वल टू 20% का फ़र्क होना चाहिए दोनों के डोज में, लेकिन इसमें फ़र्क ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो बायो इक्विवेलेंट नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है कि एंजाइम के इंड्यूसर होते हैं। तीसरा क्या है? ये जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। और चौथा क्या है कि ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स में भी आते हैं, क्लास फर्स्ट बी में, जो हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग जानेंगे कि एंटी एरिथमेटिक ड्रग्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रा इंडिकेट होते थे कहाँ पे? एब्सेंट सीजर्स में और मायोक्लोनिक सीजर में, सेम एस कार्बामाज़ेपिन, ठीक है। एब्सेंट सीजर में तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? वालप्रोएट है। यूज़ क्या होता है इसका? जीटीसीएस और फोकल सीजर में। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो तुम्हें याद करने हैं। और साइड इफेक्ट्स का एक बहुत बढ़िया निमोनिक जे सर ने बताया था, जो हम लोग याद करेंगे ऐसे, हॉट मलिका से, ठीक है, हॉट मलिका। तो एस से क्या है? हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म मतलब क्या होता है कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है तुम्हारे ईयर्स के पास, और जगह जगह बॉडी में एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है। तो ये हिर्सुटिज्म कौन कौन से ड्रग कराते हैं? पीसीएम, पैरासीटामोल नहीं, पीसीएम, फेनिटोइन, साइक्लोस्पोरिन और मिनॉक्सिडिल, ये तीनों कराते हैं तुम्हारा हिर्सुटिज्म। और साथ में हाइपरट्रॉफी ऑफ गम भी कराते हैं, एस से, ठीक है। ओ से क्या? ऑस्टियोमलेशिया। टी से क्या है? टेराटोजेनिक। टेराटोजेनिक मतलब क्या होता है कि प्रेगनेंसी में ये सेफ नहीं देना, ये फीटस में इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम। एम से क्या कराता है? ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया करवाता है, ठीक है, फोलिक एसिड कम करता है बॉडी में। ए से ये एरिथमिया कराता है बॉडी में। एल से लिम्फेडिनोपैथी कराता है ये। आई से इंसुलिन का डिक्रीज हो जाता है इसकी बॉडी में इसकी वजह से, ठीक है। और जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो तुम्हारे बॉडी में शुगर बढ़ जाएगा, और क्योंकि इंसुलिन को पहले ही कम करा रहा है तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ होगा? वहाँ होगा जहाँ तुमको इंसुलिन की पहले से दिक्कत है। कहाँ पे? डायबिटीज मेलाइटिस में, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फिर के से क्या है? विटामिन के की वैल्यू कम करता है ये। और फिर आखिरी वाले ए से क्या है? ये अटैक्सिया कराता है, निस्टैग्मस और वर्टिगो, ये सारे सेरेबेलम के साइड इफेक्ट्स हैं जो ये कराता है, ठीक है। अब ये जो दोनों, ये जो ए वाले साइड इफेक्ट है, मैंने गोला क्यों बनाया, ये एरिथमिया और अटैक्सिया, ये अक्यूट या फिर टॉक्सिक साइड इफेक्ट है। इसका मतलब कि फेनेटॉन के देने पे तुरंत हो सकते हैं, एरिथमिया, अटैक्सिया, निस्टैग्मस, ये सब फेनेटॉन के ड्रग देने पे तुरंत हो सकते हैं, और ये काफ़ी टॉक्सिक साइड इफेक्ट भी होते हैं जो सिर्फ ओवरडोज पे ही दे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये होते तुरंत हैं, ये क्रॉनिक यूज से नहीं होते हैं कि अगर तुम बहुत लंबे समय तक फेनेटॉन दे रहे हो तब नहीं होते हैं। ये अक्यूट साइड इफेक्ट हैं जो तुरंत होते हैं और ओवरडोज से होते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब आगे आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे दो ड्रग्स जो होते हैं वालप्रोएट और लेमेट्रिजीन।
वालप्रोइड जो है इसके सारे 4 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के 4 मैकेनिज्म पढ़े थे, गाबा को बढ़ाने वाले, ग्लूटामेट को इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। हमने ये चारों पढ़ लिए हैं। इसमें आते हैं प्री गाबालिन, गाबापेंटिन, ग्लूटामेट में आते हैं एएमपीए चैनल ब्लॉकर्स और क्या कहते हैं एनएमडी ब्लॉकर्स आते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर से हमने पढ़ लिया था इथोसेक्सिमाइड आता है, और सोडियम चैनल ब्लॉकर से हमने पढ़ लिया था कार्बामाजेपिन आता है और फेनिटोइन आता है, ये सब आता है। तो अब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मोर देन वन होता है, तो हम लोग उनको अलग से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल वालप्रोइड, वालप्रोइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये चारों होते हैं, मतलब वो चारों तरीके से काम करता है, ठीक है। और जो लेमोट्रिजिन है उसके 3 मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं, ठीक है। लेमोट्रिजिन का एक साइड इफेक्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, जिससे स्लफिंग ऑफ स्किन हो जाती है और सीवियर रैश होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा रैश होता है स्किन में कि लगता है जैसे स्किन की स्लफिंग हो रही है, मतलब लेयर हट रही है स्किन की, ऐसे लगने लगता है, ठीक है। अब वालप्रोइड देते कहाँ पे हैं? जीटीसीएस में देते हैं जहाँ पे ये ड्रग ऑफ चॉइस है, जनरलाइज क्रोनिक क्लोनिक सीजर में। एब्सेंस सीरम में देते हैं, वहाँ भी ये ड्रग ऑफ चॉइस है। मायोक्रोनिक में भी दे सकते हो, एटोनिक में भी दे सकते हो, और लेनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम में भी तुम वालप्रोइड दे सकते हो। अब इसके साइड इफेक्ट कैसे याद रखोगे? इसके साइड इफेक्ट इसके नाम से याद रखो, वालप्रोएट। वी से वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग और ठीक है एब्डोमिनल पेन तो कई सारे ड्रग से होता है। ए से एलोपीशिया होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें 2 बार आ रहा है वालप्रोएट में ए, एक बार ए यहाँ आता है, एक बार ए यहाँ आता है। तो ए से याद रखना, ए से तुम्हारे मन में क्या कह रहा है? अटैक्सिया आ रहा है एक तो, ठीक है। अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट आ रहे हैं, क्योंकि जब ऑब्वियस सी बात है जब एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दोगे तो तुम्हारे मन में सबसे ज़्यादा लॉजिकल कौन साइड इफेक्ट हो रहा है? अटैक्सिया ही हो रहा है ना, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट हो रहे हैं, तो अटैक्सिया एक हो जाएगा। साथ में ए से क्या और हो सकता है? एरिथमिया हो सकता है, लेकिन एरिथमिया यहाँ नहीं आ रहा है, एरिथमिया तो पिछले वाले में आता है फेनेटोइन में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एलोपीशिया हो रहा है, ठीक है। एलोपीशिया मतलब होता है लॉस ऑफ हेयर्स, लॉस ऑफ हेयर या फिर कर्लिंग ऑफ हेयर्स भी हो रहा है यहाँ पे। एल से लीवर के लिए टॉक्सिक है ये। पी से पैनक्रियाटाइटिस करा सकता है ये, पीसीओडी करा सकता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। आर से रैश करा सकता है, ओ से ओबेसिटी, ए से अटैक्सिया निस्टैमस वर्टिगो, कोई तीनों में से साथ चलते हैं, ठीक। सेरेबेलम के साइड इफेक्ट्स, निस्टैमस मतलब होता है कि तुम्हारे इनवॉलंटरी आईबॉल्स के मूवमेंट होते हैं, और वर्टिगो मतलब होता है कि वो सर चकराने वाला नहीं होता है, वर्टिगो टाइप वो। और फिर टी ई लास्ट है, टी से टेराटोजेनिक होता है, मतलब प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होते हैं, ठीक है। अब कुछ न्यू ड्रग्स की हम लोग बात करते हैं जिनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इन चारों से थोड़ा अलग है। तो कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं जो होते हैं पोटेशियम चैनल के ओपनर्स, सोडियम चैनल या फिर कैल्शियम चैनल के ब्लॉकर्स नहीं, पोटेशियम चैनल के ओपनर्स, जिसका एग्जांपल है रेटिगाबीन। रेटिगाबीन है, ये गाबी है, ये गाबा नहीं है, ठीक है। तो याद रखना रेटिगाबीन। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? रेटी से क्या आता है? रेटिना होता है, तो इसका साइड इफेक्ट क्या होगा? रेटिना का इन्फ्लेमेशन, रेटिनाइटिस, ठीक है। दूसरे टाइप के जो ड्रग्स होते हैं वो एक्ट करते हैं SV2 पे। अब SV2 क्या होता है कि तुम्हारे जो वेसाइकल्स होते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में, उनमें जो वेसाइकल्स में जो यहाँ पे बेस पे प्रेजेंट होता है SV2 है, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? लेवेटिरासेटम और ब्रीवेरासेटम, ठीक है। ये जो लेवेटिरासेटम है ये लीस्ट टेराटोजेनिक होता है, एल से लीस्ट टेराटोजेनिक, तो इसे हम लोग प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा ड्रग है। इसके बस कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं जैसे इरिटेबिलिटी और एग्रेशन कराता है ये, ठीक है। तीसरा कुछ अलग मैकेनिज्म वाले ड्रग है जिसका नाम है कैनाबिडियोल। कैनाबिडियोल क्या कराता है? ये CB1 का एगोनिस्ट है, ये इसके रिसेप्टर का नाम है, और इसे कहाँ देते हैं? ड्राइवेट सिंड्रोम में देते हैं। अगला और आखिरी ड्रग है स्टीरीपेंटोल, ये गाबा की अमाउंट बढ़ाता है और LDH को इनिबिट करता है, और इसको भी हम लोग देते हैं ड्राइवेट सिंड्रोम में। ये जो न्यू ड्रग्स है ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, इतने एग्जाम में आते नहीं है, वो तो सर ने बताया था इसलिए मैंने बता दिया है। अब हम लोग एक मोटा मोटा देख लेते हैं कि जैसे हमने फर्स्ट ईयर में भी और यहाँ भी कई सारे टाइप्स की एपिलेप्सी देख ली है। GTCS हो गया, फोकल सीजर हो गया, एब्सेंस सीजर हो गया। तो अब देख लेते हैं कि हर टाइप की एपिलेप्सी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, कौन सा ड्रग कौन से एपिलेप्सी में देना है। तो ड्रग ऑफ चॉइस देख लेते हैं एक बार सारे की, ताकि क्लियर हो जाए। तो GTCS जिसका नाम है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर या फिर ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी, इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है वालप्रोएट, ठीक है। एब्सेंस सीजर ये हमने पहले पढ़ लिया था कि इसका भी ड्रग ऑफ चॉइस होता है वालप्रोएट, और इसमें हम लोग एक और ड्रग दे सकते हैं जिसका नाम है इथोसेक्सिमाइड, ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। पढ़ा था हमने कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह यूज़ करते हैं एब्सेंस सीजर में, तो जब एक ही जगह यूज़ करते हैं तो वहाँ पे दे ही दो भाई, ठीक है। अगला आता है फोकल सीजर। फोकल सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस तुम्हारा होता है कार्बामाजेपिन, लेकिन अगर एल्डरनी पेशेंट है तो उसमें तुम देते हो लेवोटिरासेटम भी दे सकते हो, ठीक है। अब मायोक्लोनिक सीजर, एटोनिक सीजर और लेनॉक्स गैस्ट्रोड सिंड्रोम, इन तीनों के केस में ड्रग ऑफ चॉइस मेनली वालप्रोएट ही होता है, ठीक है। मायोक्लोनिक, एटोनिक, लेनॉक्स गैस्ट्रोड और GTCS और एब्सेंस, मतलब वालप्रोएट कई जगह दे रहे हो। फेब्राइल सीजर में हमने वहाँ पढ़ा था ना DLC बारे में, DLC में डी डाइजेपाम फेब्राइल में देते हैं, DL
लोराज़ेपाम कहाँ देते हैं? स्टेरॉइड्स एपिलेप्टिकस में देते हैं, ठीक है। और इन्फेंटाइल स्पैज़म में जो हमने पढ़ा था वो सलाम सीज़र सो रहे थे, उसमें विगाबैट्रिन देते हैं, पढ़ा था ना विगाबैट्रिन IN से इन्फेंटाइल सीज़र, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन कौन से ऐसे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हम लोग दे सकते हैं जो सेफ़ होते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी में अगर कोई पेशेंट है उसको हम लोग को प्रिवेंट करना है जिससे जो टेरेटोजेनिक ना हो, अगर वैसे ड्रग्स देने हैं जो इन्फेंट के लिए सेफ़ हो, तो जो लीस्ट टेरेटोजेनिक ड्रग होता है वो होता है लेवोटिरासेटम और लेमोटिरासेटम, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा था अभी। और जो मोस्ट टेरेटोजेनिक ड्रग होता है वो होता है वालप्रोएट। अगर लेडी पहले से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे है और वो प्रेगनेंसी को प्लान कर रही है और पहले से एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे है, तो हमेशा सेम ड्रग थेरेपी को कंटिन्यू करो, लेकिन साथ साथ अल्ट्रासाउंड कराते रहो ताकि अगर कोई दिक्कत हो तो पता चल जाए। और फोलिक एसिड जो नॉर्मल लेवल होता है, जो नॉर्मल वैल्यू उन्होंने देते हैं प्रेगनेंसी में, वो होती है 400 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर, लेकिन अगर ड्रग्स पे है तो उसको बढ़ा के 4000 माइक्रोग्राम कर दो, ठीक है, मतलब 10 गुना बढ़ा दो, ठीक है। अब अगर प्रेगनेंसी में साथ साथ मतलब कि प्रेगनेंसी भी है, उसको प्लान नहीं करे, उसको प्रेगनेंसी भी है इस समय पेशेंट को और वो उसे एपिलेप्सी भी है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग ट्रीटमेंट किसका करते हैं? बीपी इंक्रीज का ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब कि अगर कोई पेशेंट जो प्रेग्नेंट है उसके साथ एपिलेप्सी भी है, तो उसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर पाया जाता है कि उसकी बीपी बढ़ी रहती है और इस फीचर को हम लोग कहते हैं एक्लेम्सिया। तो हम लोग मेन इसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसकी इंक्रीज बीपी का ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर इंक्रीज बीपी का ट्रीटमेंट करना है तो क्या करोगे? लबेटारॉल दे दोगे IV, ठीक है। और साथ में जो उसके सीजर्स हो रहे हैं, क्योंकि एपिलेप्सी तो हो ही रही है उसको, तो उसका जो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, अगर साथ में बीपी बढ़ा हुआ तो MgSO4 देते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। लेकिन इसे बहुत ध्यान देना होता है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी टॉक्सिक भी हो सकता है और इसके टॉक्सिसिटी के अर्लीस्ट साइंस क्या होते हैं? एन्यूरिया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और लॉस ऑफ डीप टेंडिंग रिफ्लेक्स। और अगर लेट इसका सिम्टम देखे इसके टॉक्सिसिटी का तो वो होता है कार्डियक अरेस्ट। तो इसे बहुत ध्यान देना होता है। इसका मतलब कि प्रेगनेंसी में अगर कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है और वो साथ में एपिलेप्सी भी है उसको, तो बीपी को ट्रीट करने के लिए दोगे लाबेटालॉल और सीजर को ट्रीट करने दोगे MgSO4। लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है और प्लान कर रही प्रेगनेंसी को और अगर पहले से वो ड्रग्स पे है तो सेम ड्रग को कंटिन्यू करोगे। लेकिन अगर ड्रग्स पे नहीं है तो बहुत सोच समझ के उसे ड्रग्स दोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मतलब उसे कौन से सीजर्स हैं ये देखकर ड्रग्स दोगे। लेकिन यहाँ पे एक लिखी हुई है कि मोस्ट टेराटोजेनिक वालप्रोएट है और लीस्ट टेराटोजेनिक लेवोटिरासेटम है। तो हमेशा ये कंसिडर ज़्यादा करोगे प्रेगनेंसी में देने के लिए। ये बिल्कुल ही नहीं दोगे अनलेस एंड अनटिल बहुत ही इमरजेंसी है, मतलब अगर डेथ का मामला आ रहा है कि पेशेंट की लाइफ को खतरा है सीजर की वजह से, तब वालप्रोएट दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेराटोजेनिक ड्रग होता है, ठीक है। तो हमने पहला टॉपिक निपटा लिया है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का। अगले लेक्चर में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एंटी साइकोटिक्स, ठीक है। थैंक यू।